प्रथम विश्व युद्ध के इतने भयावह होने के बावजूद हमें द्वितीय विश्व युद्ध क्यों देखने को मिलता है? और क्या विश्व ने कुछ नहीं सीखा प्रथम विश्व युद्ध से? जापान में ही एटम बम क्यों गिराया गया? क्या आपको भी जिज्ञासा होती है इसके पीछे के कारणों को जानने की? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो क्लास 10th ICSE, CBSE तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो वर्ल्ड वॉर सेकंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो यही होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1939 और ये खत्म हुआ था इन द ईयर 1945। क्यों हुआ था, इसके कॉजेस क्या हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें कॉजेस की तो इसके कई सारे कॉजेस हैं। इसका इमीडिएट कॉज ये था कि जर्मन ने इन्वेड कर लिया था पोलैंड को, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे एक्शन के साथ स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके कुछ सब फैक्टर्स भी हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखिए, तो आप केवल इमीडिएट कॉज लिख के अपना गला नहीं बचा सकते, आपको और सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। तो चलिए हम और सारे सब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने है वो है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। हम सब जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई थी। इस ट्रीटी जो थी वो बदले की भावना से बनाई गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी को अपनी कई सारी टेरिटरीज मजबूरन देनी पड़ी थी और उस टेरिटरीज में कई सारे नए नए नेशंस यानी कंट्री फॉर्म हुई थी। ये जो ट्रीटी थी वो जबरदस्ती की ट्रीटी थी। ये एक फोर्स था जर्मनी के ऊपर कि आप पूरे वॉर के गिल्टी हैं तो आपको साइन करना पड़ेगा ट्रीटी और आपको सारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। दूसरी कि जर्मन कई सारे कॉलोनीज बना रखे थे। जो विक्ट्री कंट्रीज थी जो वॉर में जीत चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन लोगों ने ये सारी कॉलोनीज को जबरदस्ती ले ली और अपने में बांट ली। एक और चीज इन लोगों ने की कि जो पोलैंड था उसकी वजह से जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया ताकि जो पोलैंड है उसको बेनिफिट मिल सके। जर्मनी में बहुत सारा लोन लगा दिया गया और उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत कम कर दी गई। इसकी वजह से जर्मनी को पूरे विश्व स्तर पे एक ह्यूमिलिएशन हुआ और वो मौके की तलाश में रहने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना बदला पूरा करूं। आई होप आपको पहला फैक्टर समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है राइज ऑफ फासिज्म और नाजिज्म। तो ये क्या है? बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी है कि किसी भी कंट्री में, जैसे इटली और जर्मनी थी उस टाइम पे, वहां पे डिक्टेटरशिप चल रही थी और जो उनका शासक कह रहा था वही हो रही थी। क्या हुआ कि जो इटली थी उसमें मसोलिनी वहां के शासक थे। उनका था कि जो रोमन एम्पायर है उसकी ग्लोरी वापस से रिवाइव हो जाए और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने जर्मनी के साथ एक एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट साइन किया, जो कि 10 साल का अलायंस था जर्मनी और इटली के बीच। जैसे मैंने पहले बताया, मुसोलिनी ने डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश किया इटली में और वो अपनी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स को बनाने लगा, यानी कि दूसरे कंट्री पर अटैक करके उसको एनेक्स करने का पूरा प्लान बनाने लगा और इसको अंजाम देने के लिए उसने एब्सीनिया को अपने कैप्चर में कर लिया। हिटलर भी चाहता था कि जो जर्मनी को इतनी ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी है उसकी वजह से इटली जो अपना पास्ट ग्लोरी है उसको वापस पा ले। जैसे हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में डिस्कस किया था कि इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी, तो जो हिटलर था वो वापस से वेपन्स और मिलिट्री को अक्वायर करने लगा था और उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक तरह से मानने से ही इनकार कर दिया था। हिटलर ने इन सारी चीजों को अंजाम देने के लिए ऑस्ट्रिया और कई सारे देशों को एनेक्स किया। इस तरह जो दोनों लीडर्स हैं, मुसोलिनी इटली का और हिटलर जर्मनी का, दोनों मिलके वॉर का एक सिनेरियो तैयार कर रहे थे। दोनों का एक ही मकसद था, अपनी अपनी कंट्री को ग्लोरी दिलाना और सबसे आगे करना। आई होप आपको ये दोनों फैक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट की। तो क्या थी ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट? तो जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उस समय की बड़ी कंट्रियां, वो इस पॉलिसी का यूज कर रहे थे। इस पॉलिसी में बेसिकली ये था कि जो एग्रेसिव कंट्रीज हैं उनकी डिमांड्स मान ली जाएं। क्यों मान ली जाएं? क्योंकि इनका चल रहा था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो सच में काफी हॉस्टिल, हार्श और ह्यूमिलिएटिंग रही है जर्मनी के लिए। इस वजह से जर्मनी रिवेंज चाह रहा है। अगर इसकी डिमांड्स मान ली जाएं तो ये वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो सिर्फ एक तरफा बात होगी। दूसरी बात ये थी कि जो जितनी बड़ी कंट्रियां थी वो औरों की कंट्रियों पर नजर रखने के लिए भी जर्मनी को पावर दे रही थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्रिटेन, फ्रांस या और भी कंट्रियां थी वो चेक करना चाह रही थी कम्युनिज्म और बोल्शेविज्म जो रशिया का है वो कैसा चल रहा है, वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, और इस वजह से उन्होंने जर्मनी को अलाउ कर दिया कि जो राइनलैंड है वहाँ पे ये मिलिट्री को वापस स्थापित कर ले। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और कई देशों को कैप्चर कर लिया, इस पे भी कोई कंट्री कुछ नहीं बोली। इन्हीं सब के कारण जो फासिज्म और नाजिज्म की आइडियोलॉजी रही है इटली और जर्मनी में, वो काफी हद तक आगे बढ़ गई। अगर शुरू में ही किसी कंट्री ने स्टेप लिया होता तो शायद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को नहीं मिलता। अब हमने अपना थर्ड फैक्टर अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, जो है हमारा जापानीज इन्वेशन ऑफ जापान। जो हमारा जापान था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको किसी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा। उसने थोड़ा गेन ही किया इधर उधर की टेरिटरीज ऑक्यूपाई करके,
लेकिन जो इसका एम्बिशन था और ज्यादा अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने का, वो हद से अधिक बढ़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। 1931 में जापान ने मंचूरिया को इन्वेड कर लिया और फिर वहां पे अपना शासन जमा लिया। जो हमारी लीग ऑफ नेशन बनी थी, उसके ऑपोजिशन के बावजूद जापान नहीं रुका। जापान यहीं तक नहीं थमा, जापान आगे बढ़ा और उसने एक अनडिक्लेयर वॉर स्टार्ट कर दिया चाइना के अगेंस्ट। अब जो जापान था वो जान रहा था कि लीग इसको बार बार रोकेगी, तो जापान ने जर्मनी और इटली का दामन थाम लिया और इसने एक अलायंस बनाया, बर्लिन रोम टोक्यो अलायंस, एक्सिस है, ओके। तो इन लोगों ने ये बनाया, क्यों बनाया? ताकि ये एक्सपेंड कर सके और टेरिटरीज को कंक्वेस्ट करके अपने कंट्री का हिस्सा बना ले। 1933 में जापान ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया और ब्रिटिश और अमेरिकन प्रॉपर्टीज को भी धीरे धीरे अक्वायर करने लगा, चाइना में घुस गए। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, उनका भी यही था कि हम पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट यूज करके चाइना को कमजोर करेंगे, यानी जितनी भी कंट्रियां हमारे कंपटीशन में उभरेंगी, हम उनको कमजोर करेंगे किसी दूसरी कंट्री की मदद से। अब आप खुद सोचिए कि जहां ऐसी सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, वहां पर तो वॉर होगा ही होगा, क्योंकि वॉर वहां इनएविटेबल है। आई होप अभी तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका एक और फैक्टर है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। हम सब जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन को बनाने का एक मुख्य कारण यही रहा है कि जो वर्ल्ड पीस है वो सिक्योर रहे, वो मेंटेन रहे। लेकिन इसको शुरू में ही झटका लग जाता है। कैसे लग जाता है? तो जो हमारे यूएसए है, जो जिसका ये आइडिया रहता है कि लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, वो खुद ही इस लीग को ज्वाइन नहीं करता है। बाकी जितनी मेंबर कंट्रीज ज्वाइन भी करती हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनती है। यानी ऐसे लोग शपथ भले लेते हैं कि हम अलग, अगर मेरी जो कलेक्टिव कंट्रियां हैं साथ में हैं, उन पर अटैक होगा तो हम सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला लीग ऑफ नेशन जब बना था उस टाइम पे। जो लीग ऑफ नेशन था वो छोटे मोटे वॉर्स को तो अवॉइड करा देता था, लेकिन जहां बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व होती थी वहां लीग ऑफ नेशन का कुछ नहीं चलता था। जैसे देखिए, पोलैंड फ्रांस के साथ हाथ मिला के लुथानिया का कुछ हिस्सा 1920 में कैप्चर कर लेता है, लेकिन लीग हमारी कुछ नहीं कर पाती है। 1923 में जो इटली है वो मना कर देता है कि जो हमारी दिक्कतें चल रही हैं ग्रीस के साथ, उसको हम ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस को मीडिएटर के रूप में रख लेंगे और अपना मुद्दा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें लीग ऑफ नेशन नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी जहां भी क्राइसिस देखने को मिली, वहां लीग या तो इग्नोर कर दिया गया या उसकी उपस्थिति को बहुत डिग्रेड किया गया। लीग की अथॉरिटी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जापान ने भी इसको इग्नोर कर दिया और मंचूरिया को सीज कर लिया, और जो हमारी इटली है उसने भी इथोपिया को कंकर कर लिया, लेकिन लीग बस देखता रहा, लीग कुछ नहीं कर पाया। ऐसी सारी जो लीग थी उसके पूरे पावरलेस फीचर सामने आ रहे थे लोगों को। यूरोप में भी कई सारी कंट्रीज जो लीग में विश्वास रख रही थी, वो भी समझ गई थी कि उतना पावरफुल या उतना यूजफुल नहीं है, तो धीरे धीरे वो लोग भी छोटे मोटे म्यूचुअल पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस बनाने लगे थे बिना लीग की परमिशन के। जितनी लीग जब बनी थी उसे कई सारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे, इसको कोई भी फॉलो नहीं किया। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन भी एक मुख्य कारण रही है हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने में। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था। तो इमीडिएट कॉज ये था कि हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया था। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी, तो उस टाइम जर्मनी का एक पोर्ट था जिसका नाम था डेंजिंग। वो पोर्ट पोलैंड को दे दिया गया। जर्मनी को 2 हिस्से में बांट दिया गया ताकि पोलैंड को बेनिफिट हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। पोलैंड जो जगह था जहाँ पे डेंजिंग पोर्ट उसको दी गई, वहाँ पे जर्मन्स काफी हैवी पॉपुलेशन में रह रहे थे। वहाँ जर्मन्स की पॉपुलेशन काफी हाई थी, और जब जर्मनी को बांट दिया गया तो पोलैंड पे ऐसे ब्लेम लगते रहे हैं कि जो वहाँ पे जर्मन्स रह रहे हैं पोलैंड में, उस एरिया में, तो वहाँ पे जो पोलैंड की गवर्नमेंट है वो उन पे बहुत अत्याचार कर रही है। इन सब का ही बदला लेने के लिए हिटलर 1 सितंबर 1939, जी हाँ 1 सितंबर 1939, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी कभी कभार पूछ दी जाती है, तो प्लीज मेमोराइज दिस डेट। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मन आर्मीज पोलैंड में घुस जाती हैं। अब यहाँ से ड्रामेटिक सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। जब घुस जाती हैं पोलैंड में, तो फ्रांस और ब्रिटेन अल्टीमेटम देते हैं जर्मनी को कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन इसके रिप्लाई में जर्मनी फ्रांस पे ही अटैक कर देता है और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस मिलके जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज यही रहा इन्वेजन ऑफ पोलैंड, क्योंकि इसके पहले सारी चीजें तो चल रही थी लेकिन वॉर इतने एक्शन में नहीं आया था। लेकिन जब पोलैंड को इन्वेड कर लिया हिटलर ने, तो ये वॉर जो थी वो पूरे एक्शन में आ गई, सारी कंट्रियां एक्टिव हो गई और फिर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम स्टार्ट हो गया। आई होप कि आपके सारे कॉजेस क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जो सबसे पहला इवेंट था वो ये था कि यहाँ पे अलायंसेस बनाई गई। अलायंसेस 2 तरीके की थी, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। एक्सिस पावर्स में 3 कंट्रियां थी, जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए।
आप सोच रहे होंगे कि यूएसए तो सीन में है ही नहीं, तो हम ये भी बताएंगे कि यूएसए वॉर में क्यों एंटर करता है। फिलहाल जब हमारे जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पे, तो उसका जो वॉर था वो इतना फियर्स था कि उसको ब्लिट्जक्रीग नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है लाइटनिंग वॉर। और जर्मनी ने कई सारी कंट्रीज जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इन सारी कंट्रीज को एनेक्स कर लिया। जर्मन्स का जो भी प्लान रह रहा था वो इतना स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने बनाया था कि उस टाइम पे सबको लग रहा था कि जो जर्मन का हिटलर है वो इस वॉर में विक्ट्री पाएगा, यानी इस वॉर का विजेता जर्मनी ही होगा, क्योंकि जर्मनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ वेल प्लान करके आगे बढ़ रहा था। जर्मन यहीं तक नहीं रुका, उसने ये सोचा कि अब हमने इतने सारे कंट्रीज को एनेक्स कर लिया है, तब हमें रशिया को भी इन्वेड करना पड़ेगा। ऑल्दो रशिया और जर्मनी का एक पैक्ट साइन था जिसमें हिटलर ने कहा था कि नहीं, हम रशिया के कोई भी टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेंगे। लेकिन 1941 में सारी सिनेरियो बदल गई और हिटलर घुस गया था रशिया को भी एनेक्स करने के लिए। लेकिन जो रशिया था, यानी हमारा सोवियत यूनियन यूएसएसआर, वो उस टाइम भी काफी स्ट्रांग था और उसने जर्मनी के इस पूरे आइडिया को फुलफिल नहीं होने दिया। जो हमारा यूएसए था वो अभी तक तो बिल्कुल शांत था, ऑल्दो वो ब्रिटेन और चाइना को आर्म्स और वेपन सप्लाई कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि ब्रिटेन और चाइना का सिक्योर रहना, प्रोटेक्टेड रहना यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो हमारी जापान है, अब जापान की वजह से यूएसए आता है। क्यों आता है? तो जापान सिर्फ एक चीज से डर रहा था, वो था हमारा यूएस पैसिफिक फ्लीट, जो कि पियरल हार्बर हवाई में था। तो दिसंबर 7, 1941 में जापान के जो प्रीमियर थे जनरल टोजो, उन्होंने एक सरप्राइज अटैक कर दिया पियरल हार्बर पे, जिसकी वजह से जो वहाँ की बैटलशिप्स थी वो डूब गई थी और एयरफील्ड जितने भी थे सब डिस्ट्रॉय हो गए थे और नियरली 3700 पीपल की डेथ हुई थी उसमें। अब इसमें जापान ने तो सब अच्छा किया, अचानक से अटैक भी कर दिया, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो गई उससे। जैसे उसने जो शिप रिपेयर फैसिलिटीज थी उस बेस पे, उसको डिस्ट्रॉय करना वो भूल गया। और दूसरी ये कि जितनी भी यूएस कैरियर्स थी, लेक्सिंगटन या द इंटरप्राइज, उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय करना वो भूल गया। इसके वजह से जो जापान है उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या हुआ। फिलहाल इसी कारण की वजह से हमारा यूएसए सीन पे आया, क्योंकि यूएसए अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखेंगे तो बहुत न्यूट्रल पॉलिसी अपना रहा था और इसमें भी उसने वही किया। लेकिन जब इतनी सारी चीजें हो गई, बैटलशिप वगैरह संक करा दी गई, यानी डुबो दी गई, तब हमारा यूएसए फ्रंट पे आया। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ बर्लिन में क्या हुआ था। तो बैटल ऑफ बर्लिन हुई थी, उसमें जो जर्मन्स थे उनको दोनों तरफ से घेर लिया गया था। एक तरफ से ब्रिटेन और अमेरिकन ने उन्हें घेर रखा था, तो दूसरी तरफ से हमारी सोवियत यूनियन ने उन्हें घेर रखा था। और जितनी अलाइड फोर्सेस थी, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये सारी की सारी फोर्सेस हिटलर की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे कई सारे और रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारी हिस्ट्री में है वो यही है कि जब अलाइड पावर्स बढ़ रहे थे तो इस वजह से हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया। जब नेता ही नहीं रहेगा, जब हिटलर ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सुसाइड कर लिया, तो जर्मनी में बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी और उसने 7 मई 1945 को सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान की गुस्ताखी देखिए, जापान यहाँ पर भी रिफ्यूज किया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, जिसकी वजह से कुछ लीफलेट्स वार्निंग दिए यूएसए वालों ने कि हम एटम बम गिरा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो जापान था वो सरेंडर करने से बिल्कुल मना कर चुका था। इस वजह से यूएस ने 2 एटम बम ड्रॉप किए, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा में 6 तारीख को हुआ था, 6 अगस्त को, और नागासाकी में 8 अगस्त को एटम बम ड्रॉप किया गया। इन सब के कारण जापान ने भी सरेंडर कर ही दिया लास्ट में 2 सितंबर 1945 को, और इस तरह से जो हमारा पूरा ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जापान के सरेंडर से खत्म होता है। आई होप आपको इवेंट्स भी बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ द वॉर की, तो वॉर बहुत ही ज्यादा कंट्रीज तक फैल चुका था, एक के बाद एक कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती जा रही थी। कुछ ही कंट्रियां थी जो इस वॉर में बिल्कुल लास्ट तक इन्वॉल्व नहीं हुई, जैसे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल और टर्की। इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई रोल नहीं था, इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई जो कि थी न्यूट्रल पॉलिसी। अब हम जो बॉम्बिंग्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अचानक से एटम बॉम्ब नहीं गिरा दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी पे। साइंटिस्ट जो थे अमेरिका में, वो काफी पहले कई सालों से एक बॉम्ब पे रिसर्च कर रहे थे और उनको बनाने में लगे हुए थे, जो कि उस टाइम का सबसे अधिक पावरफुल वेपन था। आज भी है, लेकिन उस टाइम जब ऐसी सारी चीजें मौजूद ही नहीं थी तो उस टाइम के लिए बहुत ही बड़ा एक वेपन उभर के आया था और इसका परीक्षण किया गया था एक डेजर्ट पे जो कि न्यू मैक्सिको के पास थी। इन द ईयर 1945 जो हमारा फर्स्ट बॉम्ब था, एटम बॉम्ब, उसको अमेरिकन प्लेन्स ने वार्निंग देने के बाद कि ऐसा कुछ है वेपन हमारे पास, आप लोग सरेंडर कर दीजिए, जापानीज गवर्नमेंट से कहने लगी। लेकिन जापान ने नहीं मानी इनकी एक भी बात और 6 अगस्त 1945 को पहला बॉम्ब, जो कि शायद किसी ह्यूमन पे नहीं यूज करना चाहिए, वो बॉम्ब यूज किया गया हिरोशिमा में। वहाँ बहुत सारे चीजें बिगड़ गई हिरोशिमा में, फिर भी जो जापान की आर्मी थी, यानी जो जापानीज गवर्नमेंट थी, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थी।
9 अगस्त 1945 को दूसरा बॉम्ब गिराया गया नागासाकी में। इसके पहले जो था, जापान से कहा गया था कि आप कुछ कंडीशंस बता दीजिए, वो कंडीशंस फॉलो हो जाएंगे, लेकिन जापान ने नहीं सुनी और 2 सितंबर 1945 को अनकंडीशनली जापान ने सरेंडर कर दिया और इस तरीके से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। ये क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर इवेंट्स हैं। ऑल्दो अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा पूरी स्टोरी की जैसे सब कुछ हमने डिस्कस किया, अगर आप उसको रिलेट करके ये तैयार करेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजिली तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा एक्सिस पावर है वो हार चुका था। 1942 के मिडल तक एक्सिस पावर बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज कैप्चर कर रहा था यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। लेकिन जब नवंबर 1942 आया, उस टाइम अलाइड फोर्सेस पावर में आ गई और वो लोग अफ्रीकन टेरिटरीज जो कि फ्रांस ने खो दी थी उसको वापस से रिकैप्चर कर लिया। इनकी जो विक्ट्री की शुरुआत थी वो इटली को जीतने से ही हो गई थी। इटली ने जो था वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और उसने एक आर्मिस्टिस भी साइन कर लिया अलाइड पावर्स के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अलाइड फोर्सेस है मार्च 1945 में राइन तक गई और वहां पे जो जर्मन की फोर्सेस थी उनको बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से हिटलर इतना डिसअपॉइंट यानी दुखी हो गया कि उसने फाइनली सुसाइड कमिट कर लिया 30 अप्रैल 1945 को। अलाइड फोर्सेस जब जर्मनी और इटली दोनों को हरा ली तो इनका अटेंशन जापान की तरफ गया। जापान उस टाइम बहुत सारी चीजें ऑक्यूपाई करके रखा था, कंट्रीज जैसे हांगकांग, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कुछ हिस्से गिनिया और इंडोनेशिया के भी इसने अपने कब्जे में रखे थे। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हो गई, इसके पहले जब बॉम्बिंग नहीं की गई थी तो जापान से कहा जा रहा था कि आप कुछ कंडीशंस दीजिए जिसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन जब बॉम्बिंग हो गई तो अलाइड पावर्स ने इन्हीं कंडीशन दिया। उसको कहा जाता है पॉट्सडाम डिक्लेरेशन, जो कि 10 अगस्त को आया और इसी से ही पूरा वॉर हमारा एंड हो गया। आफ्टर द वॉर जब वॉर खत्म हुआ तो एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान को बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ी। जर्मनी को कई जोन्स में डिवाइड कर दिया गया और ये डिवाइड किया हमारे अलाइड पावर्स ने। वेस्ट जर्मनी को द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बनाया गया और इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे यूके, फ्रांस और यूएसए। ईस्ट जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना गया और इसको एडमिनिस्टर कर रहे थे हमारे सोवियत यूनियन। जापान और इटली तो इतने कमजोर पड़ गए और अमेरिका जो था उसने सारी आर्मी और सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी थी जापान में टिल 1952 तक। आप देखिए इस पूरे वॉर का कंसिक्वेंस कितना ही खराब रहा है। हम कह सकते हैं कि अगर सारे कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कुछ भी शिक्षा ली होती तो शायद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना ना पड़ता। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि ये वर्ल्ड पीस को प्रिजर्व करेंगे, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे अलाइड पावर्स के, जैसे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये लोग एक येल्टा नामक जगह पे मिले फरवरी 1945 में और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा सारे देशों का जो विनिंग पार्टीज थी उनका सैन फ्रांसिस्को में, ताकि एक चार्टर बनाया जा सके यूएन का यानी यूनाइटेड नेशंस का। तो क्या हुआ, इन सब के डिस्कशन से एक ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया जिसका नाम था द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोग यूएन डे बनाते हैं हर साल 24 अक्टूबर को, क्योंकि ये एस्टेब्लिश ही हुआ था 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पूरे कंट्री में वर्क करता है और पीस को मेंटेन करके रखा है। इसके मुख्य कारण भी हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी पावरफुल है। इसका मेंबर यूएसए खुद है और जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए। तो ये डिफरेंस था। अगर लीग ऑफ नेशन में भी ऐसी तत्परता दिखाई गई होती तो शायद लीग ऑफ नेशन भी आज हमारा सक्सेसफुल होता। आई होप अभी तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई सारे और भी कंसिक्वेंसेस थे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की। तो कोल्ड वॉर में ये होता है कि वहाँ एक्चुअल लड़ाई नहीं होती है, आर्मी और वेपन की लड़ाई नहीं होती है वहाँ केवल डिफरेंसेस होते हैं आइडियोलॉजी के और पॉलिटिकल टेंशन होती है बहुत ज्यादा। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब तक यूएसए और सोवियत यूनियन काफी मिलजुल के काम कर रहे थे। यहाँ हम सोवियत यूनियन से रशिया को समझेंगे, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ दोनों को एक दूसरे पर संदेह होने लगा और इनकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी वो फोर फ्रंट पे आने लगी। इन लोगों का था कि मैं ज्यादा सुप्रीम हूँ तो मैं ज्यादा सुप्रीम हूँ। इन लोगों की सुप्रीमारिटी के चक्कर में जो पूरा यूरोप है उसको दो हॉस्टिल ग्रुप्स में डिवाइड होना पड़ा। पहला डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक या इसको वेस्टर्न ब्लॉक भी कह लीजिए, दूसरा कम्युनिस्टिक ब्लॉक यानी ईस्टर्न ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक। तो क्या था, जो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक लीड कर रहा था वो था यूएसए। इसका आइडियोलॉजी ये था कि लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे और इनका कैपिटलिज्म में पूरा भरोसा था। अमेरिकन ट्राई करते थे कि उनके इन्फ्लुएंस में कई सारी कंट्रियां आए। वो ऐसा क्या करें कि सारी कंट्रियां इन्फ्लुएंस में आए, तो ये लोग इकोनॉमिक एड पहुंचाते थे, लोन्स देते थे कंट्रियों को और कहते थे कि आपको हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ है हमारा कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको लीड करता था यूएसएसआर। ये लोग मानते थे कम्युनिज्म में। हमने एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, आप उसको जरूर देखिएगा, आपका बेस बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो जो कम्युनिज्म है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बेस्ड था
और इन लोगों का मानना था कि जो वेस्टर्न स्टाइल है डेमोक्रेसी का वो एक फोर्स है। क्यों है? क्योंकि केवल रिच और अपर मिडिल क्लास के लिए ही सुटेबल है। इसी सब कारण की वजह से यूरोप जो है वो 2 ब्लॉक्स में बट गया और दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के काफ़ी खिलाफ थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी जरा सा भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल बी देयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। Thank you for being there with the right guidance. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.